जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडीज का और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोशन शाह स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों की बना चुका हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। इसके अंदर हम लोगों ने सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, समाजशास्त्र का परिचय देखा था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, क्लास 11 सोशियोलॉजी सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है आपका समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स, कंसेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो है सोशियोलॉजी का परिचय समझा था कि भाई हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, सोशियोलॉजी का विकास कैसे होता है, क्या क्या उसके अंदर धारणाएं होती हैं। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने सोशियोलॉजी के अंदर समझा था। अब सेकेंड चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है तो वो भी आप लोग दीजिए, उस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली और संकल्पनाएं। तो इस चरण में जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि हम लोग को जो है समाज के बारे में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है। समाज के बारे में जो है सबसे पहले हम लोग को दोस्तों देखना है। इसके अंदर जो है सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग समाज को कवर करने वाले हैं कि भाई सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है, इसको हम लोग जो है एक बार देखेंगे। तो देखिए, समाज, ये शब्द से परिचय आप लोग का जो है कोई नया नहीं है। आप लोग जो है आपने कई बार अपने जीवन में समाज शब्द, सोसाइटी को आप लोगों ने अपने आसपास में किताबों में कहते हुए, पढ़ते हुए जरूर आप लोगों ने सुना होगा और आप लोग इससे भली भांति परिचित भी होंगे। लेकिन आप लोगों के पास जो है निश्चित परिभाषा नहीं है समाज के बारे में। तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग समझेंगे। तो भाई समाज की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, समाज उन लोगों का संगठित तंत्र है जो आपस में निरंतर संपर्क, पारस्परिक संबंध बनाते हैं। यानी कि क्या है दोस्तों, एक सोशल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और एक साझा जीवन, शेयर्ड लाइफ पैटर्न होता है के आधार पर जीते हैं। यानी कि सोसाइटी क्या होती है दोस्तों, तो आपकी जो सोसाइटी होती है ना, देखिए, इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें एक सोसाइटी के रूप में, इसको अगर हम लोग समझे कि भाई एक सोसाइटी है, सोसाइटी क्या होती है कि जहां पर जो है अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग लिंग के लोग जो है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो है आपस में रहते हैं। जैसे कि आप और मैं, अपने आसपास देखिए अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, लिंग, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। तो वो जो है एक जगह रहते हैं और उनके आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप्स भी होते हैं दोस्तों। शेयर लाइफ पैटर्न भी होता है उन लोगों का। सुबह उठते हैं, उसके बाद में काम धंधे पे जाएंगे, शाम को आएंगे, फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक सोसाइटी है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। सोसाइटी क्या है, समाज उन लोगों का एक संगठित, यानी कि मिलजुल करके आपस में निरंतर संपर्क में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर आपके पड़ोस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जरूर आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए आता होगा, या आप लोग को कोई समस्या हो जाती है तो आप लोग जो है अपने पड़ोस में जाते होंगे, ठीक है। कोई खुशखबरी की बात होती है तो आप लोग अपने पड़ोस में मिठाइयां बांटते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपस में एक निरंतर संपर्क में रहते हैं। उसके बाद में पारस्परिक संबंध है, सोशल रिलेशनशिप है उन लोगों का, ठीक है। उसके बाद में साझे जीवन व्यवहार, उनका आपस में जो एक साझे जीवन व्यवहार है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी के आधार पर जीते हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम समाज बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तीन चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सोसाइटी की परिभाषा अगर आप लोग से कोई पूछ ले एग्जाम के अंदर, तो आप लोग को तीन चीजें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। पहली चीज क्या कि भाई एक उन लोगों का संगठित तंत्र है, संगठित तंत्र है। सेकंड चीज, निरंतर आपस में संपर्क में रहते हैं। थर्ड चीज क्या है, पारस्परिक संबंध है इन लोगों के। और एक साझा जीवन व्यवहार है। चार चीजें हो गई, ठीक है। तो ये आप लोग को परिभाषा की एक अच्छी डेफिनेशन बन सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने समाज को समझ लिया अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है, वैसे तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। तो एक सरल भाषा में जो है, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि भाई समाज किसे बोला जाता है। जब मनुष्य या मानव आपस में मिलजुल कर जो है साझा नियम के साथ, संस्कृति के साथ, परंपरा के साथ मूल्य बनाता है और उनके आधार पर जीवन व्यतीत करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
हमें देखना है समाज की विशेषताएं क्या होती है। ये तो एक परिभाषा हो गई। अब हम समाज की विशेषताओं को भी देख लेते हैं, समाज की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले जो विशेषता होती है वो है व्यक्ति समूह का संगठित रूप, यानी कि व्यक्तियों का क्या आपस में व्यक्तियों के समूह है, ग्रुप्स बने हुए हैं और वो लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल करके संगठित रूप में रहते हैं। ठीक है, यानी कि समाज में अकेला व्यक्ति नहीं होता है। आप ऐसे समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते जिसके अंदर जो है केवल एक ही व्यक्ति हो। समाज क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनता है, बहुत सारी संस्कृति से मिलकर के बनता है, बहुत सारे धर्म से, बहुत सारी जातियों से, बहुत सारे लिंग से करके जो आपस में रहते हैं, तो उससे क्या बनता है, समाज बनता है। बल्कि यह अनेक व्यक्तियों का संबंधों का जाल है, अलग अलग व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व। ठीक है, किसी का व्यवहार बहुत नरम है, किसी का व्यवहार बहुत गर्म है। ठीक है, कोई मध्यम व्यवहार वाला इंसान है। तो समाज की खूबसूरती यही है कि भैया समाज के अंदर विविधता बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तभी सोसाइटी का मजा आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट विशेषता इसकी क्या है, निरंतर संपर्क में, यानी कि निरंतर वो लोग आपस में क्या रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं। मान लीजिए आप ही में से किसी बच्चे ने क्लास के अंदर टॉप कर दिया, या आप में से किसी की आगे चल करके जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आप लोग मिठाई बांटने कहाँ जाओगे, जानवरों को खिलाओगे मिठाई? नहीं, आप लोग इंसानों को खिलाओगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को मिठाई खिलाओगे। तो वही तो एक समाज की सबसे खूबसूरत एक तरह से विशेषता है कि भैया आपस में क्या है, संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं। ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। समाज केवल तभी अस्तित्व में रहता है जब लोग नियमित रूप से आपस में संपर्क में होते हैं, है ना? तभी समाज एग्जिस्ट कर सकता है कि जब आपस में क्या करते हैं दोस्तों, नियमित रूप से आपस में संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता है। किसकी दूसरी विशेषता है? सोसाइटी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे इसकी क्या विशेषता है, इसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता को हम लोग जो है समझेंगे। तीसरी विशेषता को जो है हम लोग समझेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तीसरी विशेषता है, थर्ड विशेषता, साझे मूल्य व परंपराएं, यानी कि उनके मूल्य क्या हैं, एक जैसे मूल्य हैं। मूल्य में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, परंपराएं भी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। समाज के लोग सामान्यतः समान संस्कृति, भाषा, विश्वास और परंपराएं साझा करते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हो सकता है कि आप लोग अपने परिवार में एक, जैसे मैं जैसे उत्तर भारत से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ, तो मैं भोजपुरी अपने घर के अंदर ही बोलता हूँ। लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ अपने दोस्त यारों में, तो वो लोग भोजपुरी, जरूरी नहीं कि वो लोग भी भोजपुरी बोलेंगे। तो जब मैं उनके साथ बात करूंगा तो मैं कौन सी भाषा में बात करूंगा? तो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज होती है हिंदी या इंग्लिश, तो हम एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। ठीक है, घर के अंदर मेरी एक भाषा है, भोजपुरी भाषा है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो दोस्तों से, स्कूल में, कॉलेज में, आस पड़ोस में, तो उन लोगों से मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगा? उन लोगों से मैं जो है हिंदी भाषा में इंटरेक्ट करूंगा। तो साझे मूल्य हैं, परंपराएं हैं, समाज के लोग सामान्यतः समान संस्कृति, भाषा, विश्वास और परंपराएं साझा करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा सब चीजें एक जैसी ही। आगे देखिए, नियम और व्यवस्था। समाज में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं। समाज में जीवन जीवनों को नियंत्रित करने के लिए नियम, कानून, नैतिक मूल्य और प्रथाएं जरूरी होती हैं। क्या आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पर कोई नियम ही ना हो, कोई संस्था ही ना हो? तो ऐसा समाज बहुत उग्र समाज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी सोसाइटी के अंदर क्या नियम है कि भाई आप बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, लड़कियां इनको सम्मान की नजर से देखेंगे, अपनी माताओं की रिस्पेक्ट करेंगे, गाली गलौज नहीं देंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे। अगर ये तमाम नियम ना हो तो क्या एक समाज जो है वो पीसफुल समाज हो पाएगा, शांति प्रिय समाज हो पाएगा? इसलिए समाज के अंदर नियम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए हमारा सोसाइटी जो है बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। अगर आज से हम लोग आज से अगर हम 300 साल पहले, 400 साल पहले चले जाएं, तो उस समय का समाज थोड़ा सा उग्र था। नियम थे, लेकिन आज के मुकाबले मजबूत नियम नहीं थे। आज लोगों को डर है, अगर कोई किसी घर पे मतलब चोरी करने जाता है तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको इस चीज का डर है। ठीक है, तो आज से पहले इतने मजबूत नियम नहीं हुआ करते थे। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए, नियम और व्यवस्था बहुत जरूरी होता है। एक समाज को जो है ना आगे बढ़ने के लिए नियम और व्यवस्थाएं जो है बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो नियम इसलिए क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा। नियम और व्यवस्थाएं इंसान के अंदर क्या विकसित करती है, वो अनुशासन विकसित करती है। क्या विकसित करती है दोस्तों? अनुशासन विकसित करती है, जिससे समाज क्या बनता है दोस्तों, जिससे समाज क्या बनता है, जिससे समाज जो है एक प्रगतिशील समाज बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एक प्रगतिशील समाज बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नियम और व्यवस्था जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
सबका आप सब जो है समझ जाते हैं कि सोसाइटी है तो एक नियम कायदे कानून है, उस हिसाब से हम लोग को चलना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए आप लोग ध्यान से, नेक्स्ट जो है वो है गतिशीलता। ठीक है, मोबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि भी समाज जो है स्थिर नहीं है, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार क्या है, बदलता रहता है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि सोसाइटी जो होती है वो समय दर समय जो है बदलती रहती है। हो सकता है कि हमारी जो वर्तमान समाज है वो ऐसे 50 साल पहले 100 साल पहले के समाज से काफी आधुनिक हो, तकनीकी विकास इतना हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनाई, गूगल, उसके बाद में चैट जीपीटी, ठीक है, इंटरनेट, ये सब चीज की क्रांति हो चुकी है। लेकिन आज से 100 साल पहले 50 साल पहले शायद ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें जो है लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज जो है हम लोग काफी अत्याधुनिक हो चुके हैं। तो आज से 50 साल पहले के समाज में और आज वर्तमान के समाज में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, नियमों में अंतर है, समाज के अंदर अंतर है। तो यही क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये पॉइंट, कि भाई गतिशीलता बहुत ज्यादा है, समाज कभी एक जगह रुका नहीं रहता है। ठीक है, प्रथाएं बदल जाती हैं, उसके बाद में नियम बदल जाते हैं, संस्थाएं बदल जाती हैं, उसके बाद में माहौल बदल जाता है, तमाम चीजें जो होती हैं वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो समाज के भी कई सारे उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? समाज के भी जो है कई सारे उदाहरण होते हैं। तो कौन कौन से उदाहरण होते हैं उसको हम लोग जो है देखते हैं, उसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समाज का जो है उदाहरण, एक होता है भारतीय समाज। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें ना, इसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बात करें, तो समाज भी जो है वो कई प्रकार का है। समाज जो है कई प्रकार का है। सबसे पहले आता है आपका भारतीय समाज। कैसा समाज दोस्तों? भारतीय समाज। भारतीय समाज भी जो है दो भागों के अंदर बटा हुआ है। कितने भागों के अंदर बटा हुआ है? दो भागों के अंदर बटा हुआ है। एक होता है आपका शहरी समाज, ठीक है। दूसरा क्या होगा फिर इसी का उल्टा? ग्रामीण। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय समाज भी दो भागों में बटा हुआ है, शहरी और ग्रामीण। उसके बाद में एक और है औद्योगिक समाज। ठीक है, तो इस तरह से जो है समाज के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। औद्योगिक समाज के अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए, औद्योगिक समाज के अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए, औद्योगिक समाज के अंदर क्या होगा, इस समाज के अंदर कौन कौन से लोग सदस्य होंगे? वो लोग सदस्य होंगे जैसे कि आप लोग देखिए, अंबानी जी हो गए, बहुत पैसे वाले हैं, हम सबको पता है। अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, ठीक है। उसके बाद में रतन टाटा जी तो नहीं रहे, उनका खानदान मान लीजिए, रतन टाटा, रतन टाटा जी हो गए, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन। तो औद्योगिक समाज के अंदर क्या आएगा? आपके बिजनेस वाले लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? बिजनेसमैन आएंगे। कौन आएंगे? बिजनेसमैन आएंगे। इसी तरीके से जो है आपका टीचर समाज हो गया, टीचर्स सोसाइटी हो गया, टीचर्स कम्युनिटी हो गया, स्टूडेंट्स कम्युनिटी हो गया। इस तरह से जो है समाज के अंदर कई सारे सब जो है सोसाइटीज होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबका अपना अपना एक समाज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसी तरह से एक और है आपका वैश्विक समाज। क्या है दोस्तों? वैश्विक समाज है। क्या है दोस्तों? वैश्विक समाज, ग्लोबल सोसाइटी। ठीक है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद में चैट जीपीटी। तो मान लीजिए कि आप लोग जो है अपने फोन के अंदर इंस्टाग्राम, सबके फोन के अंदर होता है। खैर आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होगा इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम में आप लोग के जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या फेसबुक पे आप लोग के फ्रेंड्स होते हैं, आप लोग रहने वाले हैं भारत के, आप लोग रहने वाले हो भारत के। ऐसा होता है कि भारत के रहने वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स या बच्चे या लोग, उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं यूएसए के, ठीक है, कनाडा के, कनाडा के, ब्राजील के, ब्राजील के, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट के। तो आजकल चीजें बहुत जो है करीब आ चुकी है, चीजें पहले बहुत दूर होती थी। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, कि आप एक एक समय पे जो है कई सारे देशों के जो लोगों के साथ आप संपर्क में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वैश्विक समाज बोलते हैं, ग्लोबल सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सामाजिक समूह के बारे में, सोशल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सोशल ग्रुप्स के बारे में। सोशल ग्रुप्स क्या होता है? तो ध्यान से देखिए आप लोग,
सामाजिक समूह या जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल ग्रुप्स, ये क्या होता है? हमारे समाज के ही अंदर जो है कई सारे, हमारा समाज कई सारे भागों में बटा हुआ है, ठीक है? कई सारे भागों के अंदर क्या है दोस्तों, बटा हुआ है, कई सारे ग्रुप्स के अंदर बटा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप्स बोलते हैं, सामाजिक समूह बोलते हैं। जैसे कि सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य, हित या संबंधों के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और आपसी संपर्क में रहते हैं। यानी कि इनके आपस में रहने का मकसद क्या होता है कि भैया इन दोनों को जो है म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, इन दोनों की आपसी हित है, जिसकी वजह से जो है ये लोग आपस में एक ग्रुप बना करके रह रहे हैं, ठीक है? आसान शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो समाज के भीतर के छोटे-छोटे समूह होते हैं, जिन्हें सामाजिक समूह कहा जाता है। यानी कि समाज के भी भीतर के छोटे-छोटे समूह, उनको क्या बोला जाता है? सामाजिक समूह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों? अब कई सारी विशेषताएँ भी हैं सामाजिक समूह की, इसको जो है हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे सामाजिक समूह की विशेषताएँ क्या होती हैं? तो सबसे पहले सदस्यता, मेंबरशिप। समूह के लोग स्वयं को उस समूह का हिस्सा मानते हैं, ठीक है? अब आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, सामाजिक समूह क्या होता है? इसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक समूह क्या होता है? हमारी सोसाइटी के अंदर अलग-अलग लोग जो हैं, जैसे कि ग्रुप्स किस आधार पे बनाते हैं? पहला चीज़ तो रिलिजन के आधार पे जो है, समाज के अंदर भी ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है? इसको रिलीजियस ग्रुप आप बोल दीजिए। फिर कास्ट के आधार पर भी जो है, कास्ट के आधार पर भी जो है ग्रुप्स बनते हैं। किसके आधार पर भी ग्रुप बनते हैं दोस्तों? कास्ट के आधार पर भी जो है ग्रुप बनते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ। एक तो धर्म के आधार पर ग्रुप्स बनते हैं, उसके बाद में जाति के आधार पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, भाषा के आधार पर भी लोग जो है कई सारे ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर भी जो है कई सारे ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं। ठीक है? ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपने आस-पास में देखी होंगी, ठीक है? कई पर्टिकुलर जो रिलीजन हमारे देश के अंदर है, वो लोग अपना एक धार्मिक समूह बना लेते हैं, जातीय समूह बना लेते हैं, भाषा के आधार पर समूह बना लेते हैं। आपने अपनी सोसाइटी के अंदर ही देखा होगा, तो कोई XYZ नाम का फेस्टिवल चल रहा है, तो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले जो है अलग ग्रुप्स आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाले लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर क्षेत्रीयता के आधार पर लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, जैसे पूर्वांचल हो गया, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, इस आधार पर। तो हमारे सोसाइटी के अंदर जो है ना कई सारे सोशल ग्रुप्स वगैरह भी काम करते हैं, ठीक है? तो वो किस आधार पे आते हैं? पहले तो भैया उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है दोस्तों? मेंबरशिप लेनी पड़ती है। समूह के लोग स्वयं को उस समूह का हिस्सा मानते हैं। उनके क्या होते हैं? साझा उद्देश्य होते हैं, उनके कुछ मकसद होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सभी सदस्य किसी न किसी समान उद्देश्य या रुचि से जुड़े होते हैं, ठीक है? उसके बाद में आपसी उन लोगों का क्या होता है? संपर्क होता है, उनके आपस में कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं। समूह के सदस्य आपस में लगातार संवाद व संबंध बनाए रखते हैं, एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है? एक्टिव रहते हैं हमेशा। उसके बाद में देखिए और क्या है? और देखिए नेक्स्ट नियम और अपेक्षाएँ कुछ होती हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। समूह में आचार-व्यवहार के कुछ नियम और अपेक्षाएँ होती हैं, ठीक है? हाँ, जैसे कि आप लोग को बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, ठीक है? आप लोगों को अगर मैं एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप लोगों ने जो है आरएसएस के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? आरएसएस के बारे में। तो आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, ये एक ग्रुप है। क्या है दोस्तों? ग्रुप है। इसका मकसद क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भैया जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, उसको जो है आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, संस्कृति है, उसको लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है? हाँ, तो इसके अंदर लोग जुड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जुड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है? हाँ, इसके अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ क्या बनाए गए हैं इसके अंदर? नियम बनाए गए हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल जो है हिंदू धर्म के लोग भी हो, इसके अंदर हर धर्म के लोग इसके अंदर जुड़ते हैं। क्योंकि ये भारत की बात करता है, ये अखंड भारत की बात करता है। ये भारत को कैसे मजबूत किया जाए, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलिजन, ठीक है? तो आरएसएस जो है वो एक तरह से इसका जो ये जड़ जो है एक तरह से सनातन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये रिलिजन के आधार पर कभी भी ज़्यादा उग्रता नहीं फैलाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नियम और अपेक्षाएँ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट छोटा या बड़ा रूप। सामाजिक समूह बहुत छोटा होता है, जैसे परिवार भी एक सामाजिक समूह हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक राजनीतिक दल, ठीक है?
एक राजनीतिक दल भी जो है एक सोशल ग्रुप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि भाई सामाजिक समूह के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक समूह जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक समूह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी ग्रुप, या जिसको हम लोग प्राथमिक समूह बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जहां भावनात्मक निकटता अधिक होती है, जहां पर इमोशंस, उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करते हैं। वो इमोशंस के आधार पर जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक समूह। जैसे कि आपका परिवार हो गया, आपका परिवार है ना, आपके परिवार के अंदर माता पिता भाई बहन, तो इन लोगों को कोई हिडन ऑब्जेक्टिव या हिडन हिडन मकसद नहीं होता। ये लोग इमोशन है भाई, खून है। जैसे आपका परिवार है तो उसके अंदर पिता जो है अपने बच्चे से इसलिए प्यार नहीं करता कि भाई कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, उसको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। या माँ इसलिए आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते कि भाई मेरा कल को कौन ध्यान रखेगा बुढ़ापे में ना। माता पिता आप लोगों से जो है बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, क्योंकि भाई आप लोग खून हो उनका। ठीक है, पिता जो है आप लोगों के लिए मेहनत इसलिए करता है कि भाई हमारा खून है, हमने जो है ये हमने इसको जन्म दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसको जो है पढ़ाना लिखाना, अच्छे स्कूल में भेजना, इसके लिए मेहनत करना, ये कोई सा भी चीज़ संसाधन माँगे इसको सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, ताकि कल कल को जो है अपने जीवन को सुधार सके। माता-पिता का कोई मकसद नहीं होता है, माता-पिता तो अपना जीवन काट सकते हैं, ठीक है? बस वो चाहते हैं कि भाई ये हम दुनिया में हमारी वजह से आया है, ठीक है? तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको जो है हम अच्छी तरह से सारी सुख-सुविधाएँ दें, ठीक है? लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बच्चे तो समझते हैं कि माता-पिता हम लोग को इसलिए पढ़ा-लिखा रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग को चीज़ें दे रहे हैं ताकि कल को वो अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इस तरह की सोच जो भी रखता है ना, बहुत घटिया सोच रखता है। तो माता-पिता बिना किसी कंडीशन के आप लोगों से प्यार करते हैं, बिना किसी मकसद के प्यार करते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्या है? उनके अंदर भावनात्मक प्रेम है दोस्तों। वो लोग चाहें तो आप लोग के लिए जान भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं दोस्तों? जान भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन बच्चे आजकल समझते नहीं हैं। मित्र मंडली हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, ठीक है? सारे दोस्त यार अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ दोस्त यार बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि भई सोशल ग्रुप्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक समूह, जिसके अंदर सारी चीज़ें किससे जुड़ी होती है? भावनात्मक से जुड़ी होती है, भावनात्मक निकटता होती है दोस्तों। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप, जहाँ संबंध औपचारिक और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर मकसद होता है। अगर आप लोग के करीब कोई आ रहा है, यहाँ पर अगर सोशल ग्रुप्स बनेंगे तो मकसद होता है कि भाई हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे विद्यालय, विद्यालय आप लोग क्या करना चाहते हो? एक मकसद से जाते हो कि भाई हमको अच्छी एजुकेशन मिले। एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो हम लोग को अच्छा रोजगार मिलेगा, ठीक है? एक अच्छा प्रोफेशन मिलेगा। एक अच्छा प्रोफेशन मिलेगा तो सोसाइटी के अंदर हमको रिस्पेक्ट किया जाएगा। सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट किया जाएगा तो जो है हम लोग अच्छा महसूस करेंगे। हमको अच्छी सैलरी मिलेगी, हम अच्छी लाइफ़स्टाइल अपना एन्जॉय करेंगे। तो विद्यालय में आप लोग किस लिए जाते हो? जहाँ पर औपचारिक और एक उद्देश्य होता है। कार्यालय, ऑफ़िस, ठीक है? राजनीतिक दल, ठीक है ना दोस्तों? हाँ, मान लो कि आप लोग किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हो और आप लोग की तबीयत खराब हो जाती है, तो बहुत कम 1-2 ही आप लोग के ऑफ़िस के कलीग्स वगैरह होंगे जो आप लोगों से हाल-चाल 1-2 बार घर पे आ जाएँगे। बाकी उनको कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि भई वो जी रहा है कि मर रहा है, बस। आप लोगों से इतना ही उसका रिलेशन है कि भई ऑफ़िस में काम करते हैं हम लोग, जो है 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, तो 1-2 बार हाल-चाल आपसे फ़ोन पे पूछ लेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके परिवार वाले जो है ना बिल्कुल पागल हो जाएँगे आपके लिए कि भई कैसे भी करके इसकी तबीयत ठीक हो जाए, इसके लिए जो करना हम करेंगे, दवाई लानी, खाना-पीना, पूरा परिवार बीमार, एक बंदा पड़ता है, परेशान पूरा परिवार हो जाता है। तो यहाँ पर भावनात्मक निकटता है और यहाँ पर औपचारिक और एक उद्देश्यपूर्ण, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, मतलब से ग्रुप बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? मतलब से जो है ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सोशल ग्रुप 2 प्रकार के, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है? प्राइमरी ग्रुप के अंदर जो होता है भावनात्मक निकटता होती है और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या होता है दोस्तों? उद्देश्यपूर्ण और औपचारिकता होती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त यारों में, ठीक है? क्योंकि एजुकेशन को जितना आप लोग शेयर करोगे, जितना स्प्रेड करोगे, उतनी ही एजुकेशन बढ़ती है। इसको जेब में रख करके सड़ाना नहीं है, इसको जो है शेयर करना है ताकि अदर्स लोग भी जो है बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सामाजिक समूह और अर्ध समूह क्या होता है, ठीक है? इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे।
एक होता है सामाजिक समूह, जो मैं आप लोग को पढ़ा दिया कि भाई सामाजिक समूह जो है सदस्यों में आपसी क्या हो, संबंध पाए जाते हैं, आपस में इनके रिलेशन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? आपस में रिलेशन पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ होता है आपका अर्ध समूह। क्या होता है दोस्तों? आपका अर्ध समूह। एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई संगठन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एक कट्टरता नहीं बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से देखा जाए तो सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं, आपस में इनके रिलेशंस होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं बिना किसी कंडीशन के। लेकिन वहीं पर अर्ध समूह क्या होता है? सिर्फ लोगों का एक जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप इत्यादि। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, आप किसी बाजार में जा रहे हो। ठीक है, बाजार में नहीं, मान लीजिए कि आप गाड़ी से जा रहे हो और रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब एक्सीडेंट के बाद जो भीड़ इकट्ठा होगी ना, ठीक है, वहां पर जब भीड़ इकट्ठा होगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध समूह बोलेंगे। उस भीड़ के अंदर आप किसी का नाम नहीं जानते हो, आप ये नहीं जानते कि भैया कौन से रिलीजन से है, इसका क्या मकसद है। ठीक है, उनका आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, तो एक दूसरे के प्रति केयर भी नहीं होता है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। तो उस तरह की भीड़ को क्या बोलेंगे? अर्ध समूह बोलेंगे। उस तरह की भीड़ को क्या बोलेंगे? अर्ध समूह बोलेंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन के अंदर सामाजिक समूह बन सकते हैं, जैसे समान आयु एवं लिंग आदि। अब मान लीजिए कि उसी भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे टकरा जाते हैं जिनको आप जानते हो, या वहां टकराने के बाद आप लोगों से वो 4-5 बार कहीं दूसरी दूसरी जगह पर मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा परिचय हो जाता है, तो वो क्या बन सकते हैं? सामाजिक समूह का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर सामाजिक समूह हम की भावना पाई जाती है। एक इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमदर्दी, प्यार आदि। परिवार के अंदर क्या होता है? हम, मैं नहीं होता परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर कभी मैं नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? हमदर्दी पाई जाती है, एक दूसरे के लिए सिंपैथी, एम्पैथी पाई जाती है, प्यार होता है दोस्तों। और यहाँ पर कोई प्यार कर रहा है क्या? किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, तू मरे चाहे जिए, बस किसी को चोट लगी रोड पे, बस भाई साहब ये फोन उठाया, ले ब्लॉग शुरू, वीडियो बनाना शुरू, ना कि उसको जाकर फर्स्ट एड कराएं, हॉस्पिटल में ले आए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है दोस्तों? हमदर्दी नहीं है, प्यार नहीं है। वो बेचारा रोड पे बिल्कुल फैला पड़ा है, खून निकल रहा है, लोग आगे देख रहे हैं, भाई ज्यादा लग गई, कम लग गई, थोड़ी लग गई, उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई वो भी किसी का क्या होगा? बेटा होगा या बेटी होगी, उसको भी कहां पर पहुंचाना चाहिए? हॉस्पिटल में। लेकिन लोगों को केवल जो है मनोरंजन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? मनोरंजन चाहिए। किसी का लड़ाई होगा, किसी की जो है चौराहे पे लड़ाई होगी, तो लोग जाकर के जो है भड़काएंगे, ना कि छुड़ाएंगे। ठीक है, तो आजकल तो याद रखिएगा, जो आपका सामाजिक समूह है वहां पर क्या होगा? हमदर्दी होगा, प्यार होगा, जैसे परिवार हो गया। लेकिन यहाँ पर अर्ध समूह, इसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं, कोई प्यार नहीं। ठीक है ना, भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आप लोग को अर्ध समूह और सामाजिक समूह? मेरे को पूरी विश्वास लग रहा है कि पेपर में आप लोगों से जो है ये 2-3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा कि भाई सामाजिक समूह, अर्ध समूह के अंदर अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन सामाजिक समूह एंड अर्ध समूह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे अंत समूह और बाह्य समूह। इसमें भी आप लोगों से जो है एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि भाई अंत समूह और बाह्य समूह में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अंत समूह हम भावना पाई जाती है। ठीक है, संबंधों में क्या होता है? निकटता होती है। तो अंत समूह को आप क्या समझिए? अंत समूह को आप लोग समझिए परिवार। क्या समझिए? फैमिली। फैमिली में किस प्रकार से प्यार होता है, एक सदस्य दूसरे सदस्य की चिंता करता है, प्यार मोहब्बत होता है, समूह के सदस्यों के प्रति त्याग होता है। ठीक है, और सहानुभूति की भावना होती है। कैसे? आपकी छोटी बहन या छोटा भाई, बड़ा भाई आप लोगों के लिए जो त्याग दे देता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई गरीब परिवार है और उस गरीब परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, माता पिता के पास केवल इतना ही पैसा है कि केवल एक बच्चे के लिए ही जो है कपड़े या खिलौने खरीद सकते हैं, या फिर कुछ खाने की चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कई बार देखा गया है कि जो बड़ा बच्चा होता है या छोटा बच्चा होता है, वो बड़े के लिए या छोटे के लिए क्या करता है दोस्त?
सेक्रीफाइस करता है। क्या करता है दोस्तों? सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, सेक्रीफाइस वही कर पाएगा ना जो प्यार करता होगा, इसके अंदर हमदर्दी होगी। आप लोगों ने भी कई बार अपने छोटे भाई बहन के लिए या फिर बड़े भाई बहन के लिए सेक्रीफाइस किया होगा। तो अंत समूह के अंदर क्या होता है? सहानुभूति की भावना होती है। ठीक है, दुख की आंतरिक भावना होती है। अगर किसी को चोट लग जाए तो दुख होने लग जाता है। तो ये सब चीजें कहां पर पॉसिबल होती हैं? केवल अंत समूह यानी कि परिवार के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ बाह्य समूह, बाहरी समूह, हम भावना का अभाव रहता है। याद रखिए, भीड़, वही एक्सीडेंट वाली भीड़, जिसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि जो घायल है, चोटिल है, वो किसी का बेटा हो या बेटी होगा, वो मर रहा है कि जी रहा, उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बस वीडियो बनानी है, सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। ठीक है, और मजे लेना है। संबंधों में दूरी होती है, कोई रिलेशन नहीं। उसके बाद में त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है। और थोड़ी बहुत अगर प्यार मोहब्बत है भी तो केवल औपचारिक। ऑफिस के अंदर या फिर आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो दिखावे के लिए जो है आप लोगों से दिखाएंगे कि भाई मैं तेरा बहुत गहरा दोस्त हूँ, मेरे से गहरा दोस्त तो कोई है ही नहीं तेरा। तो केवल ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है। सुख दुख का बाहरी रूप होता है, यानी कि बस कहते हैं ना कि आपका सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में आपके साथ रहे। सुख में साथ रहने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपकी जेब में पैसा है ना, तो आप लोग को न जाने कितने सारे दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन आपका सच्चा दोस्त वही है जो आप लोग के दुख में काम आए। क्योंकि दुख में खड़े होने वाले बहुत कम होते हैं और सुख में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, बाहरी समूह और अंध समूह। ये भी आप लोग के एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे देखिए। आगे क्या है? सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इसको जो है हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। दोस्तों सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। तो देखिए, परिभाषा क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की? कि भाई सामाजिक स्तरीकरण उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें समाज के लोगों को उनकी स्थिति, यानी कि उसका स्टेटस कैसा है, पावर के आधार पर, शक्ति के आधार पर, धन वेल्थ के आधार पर, जाति कास्ट के आधार पर, शिक्षा एजुकेशन के आधार पर, लिंग जेंडर आदि के आधारों पर जो है ऊंच नीच या एक श्रेणी के अंदर क्या बांटा जाता है। यानी कि सरल शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें, यह समाज की वह प्रक्रिया है जिसमें लोग ऊपर नीचे की सीढ़ियों पर व्यवस्थित होते हैं। यानी कि समाज के अंदर जो है ऊंच नीच, ठीक है, छोटा बड़ा किस आधार पर? छोटा बड़ा जाति के आधार पर, उसके बाद में शिक्षा के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, धन के आधार पर एंड पावर के आधार पर। सरल शब्दों में अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो हमारी सोसाइटी जो है ना, कई सारे वर्गों के अंदर बटी पड़ी है, कई सारे सेक्शन के अंदर बटी पड़ी है। ठीक है, जैसे कि उस सेक्शन के कई सारे आधार हो सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका जाति के आधार पर। हमारा समाज जो है जाति के आधार पर भी जो है दो भागों में बटा हुआ है, ऊंच नीच। सेकंड, धन के आधार पर। ठीक है, धन के आधार पर भी हमारा समाज कैसे बटा पड़ा है? अमीर गरीब। उसके बाद में किस आधार पर बटा पड़ा है? पावर के आधार में, शक्ति के आधार पर। ठीक है भाई, कमजोर लोग और मजबूत लोग। उसके बाद शिक्षा के आधार पर भी जो है हमारा समाज बटा पड़ा है दो भागों में, एक अशिक्षित और एक शिक्षित। उसके बाद में जेंडर के आधार पर भी हमारा जो है समाज जो है बटा पड़ा है, जिसके अंदर आपका होता है पुरुष, ठीक है, महिला। उसके बाद में आपका जो होता है ट्रांसजेंडर जो होते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने अपने आसपास जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी कि हमारी सोसाइटी, उसके अंदर कई सारी डिफरेंसेस हम लोग अब देखने को पाते हैं। अब इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे कि भाई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होती है कि भैया सामाजिक स्तरीकरण की सबसे पहले मुख्य विशेषता क्या होती है कि भैया स्तरीकृत व्यवस्था है, हायरार्किकल। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या एक हायरार्की बना रखी है। ठीक है, एक क्या बना रखी है? हायरार्की बना रखी है। जैसे कि अगर पैसे के आधार पर हम लोग देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर 3 क्लास पाई जाती है। कितनी क्लास पाई जाती है? 3 क्लास। धन के आधार पर, पैसे के आधार पर सबसे पहले लैंड ओनर्स, जिनके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा पैसा, अपनी लाइफ को जो है लेविश तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, खूब सारा धन उनके पास है, खूब सारा धन, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, विदेश की ट्रिप मारते हैं। और दूसरी तरफ मिडिल क्लास,
जो पाई पाई जोड़ करके जो है अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है, उसमें भी बेचारा क्या रहता है, असफल रहता है। ठीक है, और आखिरी में आता है आपका वर्किंग क्लास, जिसके पास अपनी जरूरत को भी पूरा करने के जो है संसाधन नहीं है। तो ये जो भेद है ना, ये जो डिफरेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, सोशल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। यानी कि समाज के अंदर जो है ना कई सारा गैप बना पड़ा है, कई भेदभाव है कई प्रकार के। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि भाई समाज क्या है, समाज में लोग ऊंच नीच के क्रम में है, कोई बहुत ज्यादा अपर ऑर्डर में है, कोई ज्यादा लोअर ऑर्डर में है, कोई मिडिल ऑर्डर में है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण, कि समाज में जो है भेदभाव है कई प्रकार से। सेकेंड चीज देखिए, सामूहिक परिघटना, ग्रुप फिनोमिना, ये क्या होता है, यह किसी एक व्यक्ति का दर्जा नहीं बल्कि पूरे समाज, जाति, वर्ग, लिंग, दर्जा निर्धारित करता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई। ठीक है, इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसका क्या मतलब हो गया, इस पॉइंट का क्या मतलब हो गया, तो इस पॉइंट का ये मतलब हो गया कि भाई हमारे समाज में जो है यह किसी एक व्यक्ति का दर्जा नहीं बल्कि पूरे समूह, जाति, वर्ग, लिंग का दर्जा निर्धारित करता है। ठीक है, अगर किसी के पास बहुत कम पैसे हैं ना, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर डालते हैं, उसको हम सीधे बोलेंगे कि भाई ये लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, ये 4 व्हीलर कार अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं ही मेरे पास मतलब मान लीजिए कि कोई एक्स लड़का है या फिर व्यक्ति है, वो थोड़ा गरीब है, तो लोग उसको देखेंगे ना, अमीर लोग उसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई ये बंदा जो है लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, तो इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर डाल दिया, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये किसी एक व्यक्ति का दर्जा नहीं होता बल्कि पूरे समूह का दर्जा होता। ठीक है, उसके बाद देखिए सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर भी जो हमारे समाज के अंदर कई सारे भेदभाव हैं। यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा होता है। ठीक है, सांस्कृतिक आधार पर भी जो हमारे समाज के अंदर क्या है, स्तरीकरण है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सापेक्ष स्थायित्व। इसका मतलब क्या होता है, सापेक्ष स्थायित्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, सापेक्ष स्थायित्व का मतलब होता है सामाजिक स्तरीकरण स्थिर रहता है लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल भी सकता है। ठीक है दोस्तों, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो है थोड़ा सा हीन भावना से देखा जाता था। जैसे महिलाओं को ले लेते हैं। ठीक है ना, लिंग के आधार पर महिलाओं को ले लेते हैं। लिंग के आधार पर किसको ले लेते हैं दोस्तों, महिलाओं को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, महिलाओं को ले लेते हैं। ठीक है, तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले महिलाओं को क्या माना जाता था, कमजोर माना जाता था। ठीक है, इनको बोला जाता था कि भाई इनको जो है घर के अंदर रहना है, और क्या बोला जाता था कि इनका काम क्या है, खाना बनाना, और क्या बोला जाता था, इनका काम है बच्चे पैदा करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, अपने ससुराल जाना। इनको जो है, जो पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके समाज में योगदान देने लायक नहीं समझा जाता था। बोला जाता था कि भाई इनका दिमाग कम है, इनको शिक्षा मत दो, ये क्या पुरुषों के मुकाबले काम करेंगे, ये समाज को आगे बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकती, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हैं। ठीक है, इनका काम है केवल बच्चे पैदा करना, घर में खाना बनाना हो। क्या आज भी ऐसा ही है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आज भी महिलाओं की कंडीशन ऐसी ही है जैसे आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले समझी जाती थी? तो आंसर आप लोगों का होगा नहीं। आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोगों का, नहीं सर। आज महिलाएं जो हैं पुरुषों के मुकाबले कंधे से कंधा मिला करके न केवल सोसाइटी बल्कि कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, आज से बड़ी बड़ी जो है बिजनेस वुमेन है आजकल। ठीक है, उसके बाद में स्पोर्ट्स में आप लोग देख लीजिए, पीवी सिंधु हो गई, ओलंपिक मेडलिस्ट, साइना नेहवाल हो गई दोस्तों। उसके बाद में इंडियन क्रिकेट टीम, स्मृति मंधाना। ठीक है, उसके बाद में हॉकी, हर स्पोर्ट्स के अंदर जो है लड़कियां आगे बढ़ रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद में एजुकेशन की फील्ड में खूब महिलाओं ने जो है अपने झंडे गाड़ रखे हैं। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में भी आप लोगों ने जो है रोमिला थापर का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी हिस्टोरियन है। और भी कई सारे स्कूल टीचर्स बन रही हैं, प्रोफेसर्स बन रही हैं दोस्तों। हर फील्ड में जो है महिलाएं न केवल पुरुषों के कंधे से कंधा बल्कि कई सारी फील्ड में तो आगे भी बढ़ चुकी हैं।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को दूं ना, तो आप लोग यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं, उसकी जब फाइनल लिस्ट आती है ना, तो याद हमेशा आप लोग गौर कीजिएगा कि 1 से लेकर के 10 जो रैंक होती है ना, उसमें फीमेल्स कैंडिडेट जो होती है ना, वो ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, टीना डाबी हो गई इस साल, जो जिन्होंने टॉप किया था वो भी फीमेल ही है। तो या महिलाएं जो है ना, बस उनको अवसर चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्रूफ तो वो ऐसे कर देंगी। ठीक है। अरे यार, आप लोग इसी तरीके से देखो ना, महिलाएं कितनी महान होती है कि एक पूरा घर परिवार को वो लोग संभाल सकती हैं। ठीक है, पूरे परिवार को अ, संभाल, अगर पुरुष को बोला जाए कि भाई तू काम छोड़ करके परिवार संभाले, तो 2 दिन के अंदर ही टाइम बोल जाएगा, खाना बनाते बनाते ही, घर परिवार संभालते संभालते। तो इसको कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामाजिक जो स्तरीकरण होता है ना, वो स्थिर नहीं होता है, यानी भेदभाव स्थिर नहीं होता है। हो सकता है कि आज से 50 साल पहले भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आज भेदभाव नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को दूं, तो सबसे जो है सटीक एग्जाम्पल होगा कास्टिज्म का। किसका दोस्तों? कास्टिज्म का। आज से 50 साल पहले भारत के अंदर कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, चरम बिल्कुल पीक लेवल पे था। लेकिन अगर आज देखें ना, तो कास्टिज्म, मैं ये नहीं कहता कि कास्टिज्म जाति व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जाति व्यवस्था जो है पहले के मुकाबले काफी धीरे धीरे कम हो रही है। तो कास्टिज्म यानी कि जाति व्यवस्था पहले कितनी ज्यादा थी, लेकिन आज जो है जाति व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्तों? खत्म हो रही है दोस्तों, इरेडिकेट हो रही है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये जो सामाजिक स्तरीकरण है, ये स्थिर नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग को जो है समझा पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। ये क्या होता है दोस्तों? ये हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, चाहे वो आधुनिक हो या परंपरा। ठीक है। हमारे समाज में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यूरोप के समाज में, अमेरिका के समाज में, दक्षिण अमेरिका के समाज में भी पाया जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज का सुपरस्टिशन। क्या दोस्तों? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होता है? आप लोग को पता है सुपरस्टिशन क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों में से कई सारे लोग इस पे विश्वास भी करते होंगे, जैसे कि आप लोग कहीं रास्ते से जा रहे हो और बिल्ली ने जो है अचानक रास्ता काट दिया। बिल्ली ने जो है रास्ता काट दिया, तो कई सारे लोग अपशगुन मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? अपशगुन मानते हैं। ठीक है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार की चीजें जो है, जो आपका यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है, इन सारे देशों के अंदर भी इसी प्रकार के जो है सुपरस्टिशंस में बिलीव किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिकता। केवल एक समाज में नहीं, कई सारे समाज में वो चीजें पाई जाती है, चाहे आधुनिक हो चाहे परंपरागत हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या होते हैं, भेदभाव के आधार क्या होते हैं। वो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। एक बार जो है अच्छी तरह से देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के कई सारे जो है बेसिस होते हैं। सबसे पहले आपका होता है आर्थिक आधार, पैसे के आधार पर। भाई एक तो धनवान होगा, एक निर्धन होगा। ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बता रखा है, समाज के अंदर 3 क्लास पाई जाती है। एक होता है लैंड ओनर्स, ठीक है, एरिस्टोक्रेट, जिनके पास खूब सारा धन होता है, जिसके लिए सब काम करते हैं। फिर सेकंड होता है आपका मिडिल क्लास। फिर थर्ड होता है आपका वर्किंग क्लास। ठीक है। तो पहला हो गया आर्थिक के आधार पर, मनी के आधार पर। सेकंड होता है आपका जातिगत आधार। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है। हम लोग बोलते हैं ना ऊंची जाति नीची जाति, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो दकिया नुसी सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं। ठीक है। तो जाति के आधार पर। उसके बाद में व्यवसायिक आधार पर, कि भाई पेशे या काम के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। और वहीं पर कोई हमारे समाज के अंदर जो है कूड़ा कचरा उठाने वाला है, ठीक है, एमसीडी की जो कूड़ा वूड़ा भर के ले जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है काफी बुरी नजर से देखते हैं। लेकिन दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही सोसाइटी की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कर रहा है कि मरीजों का इलाज कर रहा है, लेकिन वहीं पर जो कूड़ा करकट उठाता है वो भी तो कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है। अगर वो कूड़ा करकट ना उठाए, ठीक है, तो लोगों को खुद अपना कूड़ा करकट उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं सर्विस ही दे रहा है। तो व्यवसायिक आधार पर भी जो हमारे समाज के अंदर क्या है दोस्तों? भेदभाव है, एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद में आता है आपका शैक्षिक आधार पर। किस आधार पर? शैक्षिक आधार पर, यानी कि एजुकेशन के आधार पर। यानी कि हमारे समाज के अंदर जिसने जो काफी पढ़े लिखे होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो उसको हमारी सोसाइटी काफी अच्छी नजर से देखती है। लेकिन आजकल काफी उल्टा हो चुका है। आजकल जो है एक लड़का है, दो दो लड़के मान लीजिए, आपको इसको समझाता हूँ अच्छी तरह से।
दो लड़के हैं, एक का नाम जो है राजू है और एक का नाम जो है श्याम है। ठीक है, एक का नाम राजू, एक का नाम श्याम। राजू ने जो है खूब पीएचडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, एमए कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, सारी पढ़ाई कर रखी है। वहीं पर श्याम जी ने जो है केवल 12th किया, 12th के बाद जो है वो पुलिस में भर्ती हो गए, कांस्टेबल बन गए या फिर क्लर्क बन गए। तो आपको पता है सोसाइटी में रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा किसकी होगी? सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसकी होगी जिसके पास क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट जॉब है। क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब आपके पास है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सीधी सी बात है। चाहे बेशक आपने जो है पीएचडी कर रखा हो, एमए कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, गवर्नमेंट जॉब जिसके पास रोजगार उसी को रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसी आधार पर जो है शैक्षिक आधार को आप इसी तरह से समझिए, शिक्षा प्राप्त करने वाले को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि भैया जिसके पास रोजगार है, जिसके पास पैसा है, उसको जो है रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका लैंगिक आधार पर। ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि भैया लैंगिक आधार पर जो है हमारे समाज के अंदर पुरुषों को जो है काफी सुप्रीम समझा जाता है, पावरफुल समझा जाता है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं है। और महिला की स्थिति में थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है, पुरुष और महिला की स्थिति में थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक आधार पर सत्ता और शक्ति के अनुसार, ठीक है, राजनीतिक आधार पर जिसके पास पावर ज्यादा है, जैसे एमपीज हो गए, एमएलए वगैरह हो गए, इनको काफी अच्छी निगाह से देखा जाता है, इनको काफी रिस्पेक्ट दी जाती है, इनसे लोग डरते हैं। लेकिन वहीं पर एक आम आदमी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सामाजिक स्तरीकरण के जो है आप लोग के आधार थे। अब हम बात करेंगे कि भाई सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख रूप क्या है। तो भाई जाति व्यवस्था सबसे बड़ा प्रमुख रूप है। ठीक है ना, भारत में परंपरागत व्यवस्था जहां जन्म से व्यक्ति का दर्जा तय कर दिया जाता है कि अगर आप जन्म के आधार पर जो है कास्ट यहाँ पर मिलता है कि भाई आप अगर फला कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप लोग को जो है हीन भावना से देखा जाएगा, अगर आप एक फला कास्ट से पैदा होते तो आप लोग को जो है अच्छी भावना से देखा जाएगा। तो ये गलत चीज है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या जाति व्यवस्था आज भी रेलेवेंट है, क्या आज भी हमारे समाज के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, अस्तित्व का बना रहना चाहिए? तो आप लोग जैसा भी सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है वर्ग व्यवस्था, क्लास सिस्टम। मैंने आप लोग को समझा दिया कि हमारी सोसाइटी के अंदर 3 क्लास है। ठीक है, एरिस्टोक्रेट जिनके पास खूब सारा पैसा है, सेकंड आपका मिडिल क्लास और तीसरा आपका लेबर क्लास। मिडिल क्लास की कोशिश हमेशा यह रहती है कि भैया वो एरिस्टोक्रेट बन जाए, धनवान बन जाए। ठीक है, और वर्किंग क्लास की हमेशा कोशिश ये रहती है कि भैया वो मिडिल क्लास बन जाए। आप लोग एक चीज सोचिए, किसी भी समाज की बात करें ना तो समाज के अंदर जो है भेदभाव तो पैसे के आधार पर पाया ही जाएगा, चाहे कितने भी समानता समाज के अंदर आ जाए ना, लेकिन एक समानता हमेशा बनी रहेगी, अमीर और मिडिल क्लास वाली। कैसे? आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा। मान लीजिए कि रणबीर कपूर है। कौन है दोस्तों? रणबीर कपूर, बहुत बड़े एक्टर है, हम सब जानते हैं। और वहीं पर मान लीजिए अंबानी जी का परिवार है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, खूब सारे पैसे। तो रणबीर कपूर और अंबानी, तो इनमें से सबसे ज्यादा अमीर कौन है? इसमें से सबसे ज्यादा अमीर अंबानी जी हो गए। तो अंबानी जी के मुकाबले में रणबीर कपूर क्या है? कम पैसे वाला है ना, कम क्या है? पैसे वाला है। ठीक है, कम पैसे वाला है। ये कहाँ बिल्कुल लेविश लाइफ, इनका प्राइवेट जेट वगैरह, और इस बेचारे के पास रोल्स रॉयस ये सब चीजें। तो कितना भी ये प्रयास करे लेकिन अंबानी जी इतना अमीर ये नहीं बन सकता, या बन सकता है, बनने को बन सकता है, लेकिन वर्तमान में ये उनके जितना अमीर नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको एक तरह से अंबानी जी के मुकाबले में गरीबी बोलेंगे ना। तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, हमेशा सोसाइटी के अंदर दो क्लास पाया जाएगा, एक अमीर का, एक गरीब का। ठीक है, हो सकता है कि बिल्कुल है कि भाई रणबीर कपूर को जो है वो सारी चुनौतियां फेस नहीं करनी पड़ती जो गरीब लोगों को करनी पड़ती है। इसके पास गाड़ी होगी ठीक ठाक, घर ठीक ठाक होगा, अकाउंट में पैसे ठीक ठाक होंगे, लेकिन अंबानी जी के मुकाबले में नहीं होगा। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है भेदभाव हमेशा पाया जाएगा पैसे के आधार पर। एक बहुत अमीर होंगे और एक ठीक ठाक पैसा होगा, लेकिन वो उनकी तरह नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए लैंगिक स्तरीकरण, जेंडर सर्टिफिकेशन आपको बता दिया पुरुष और महिला के बीच में। उसके बाद में जातीय स्तरीकरण। ठीक है, इसके अंदर एक और आपको पॉइंट समझना पड़ेगा, वो क्या है कि भाई जातीय स्तरीकरण, रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर। ठीक है ना, भेदभाव। जैसे कि आज से पहले क्या होता था, आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, बहुत बड़े जो थे वो लीडर थे अफ्रीका के। तो इनके देश के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या होता था, नस्ल के आधार पर
नस्ल के आधार पर क्या होता था दोस्तों, भेदभाव होता था कि अगर आपकी चमड़ी जो है वो काली है ना, तो आपको जो है अलग बस में बैठना पड़ेगा, अलग रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ेगा, आपको जो है बुरी नजर से देखा जाएगा, आपको हीन नजर से देखा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी चमड़ी गोरी है तो आपको जो है दूसरे बस में बैठने का मौका मिलेगा जिसके अंदर सुविधाएं अच्छी होंगी, आप अच्छी जगह रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। तो नस्ल के आधार पर वहां पर क्या था, भेदभाव था, जिसको जो है नेल्सन मंडेला जी ने खत्म किया। दक्षिण अफ्रीका जो है रिपब्लिक बना। तो ये है, भारत के अंदर भी होता था, भारत के अंदर भी होता था, लेकिन खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव क्या होता है। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या होता है दोस्तों, इसको जो हम लोग समझेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव क्या होते हैं कि भाई भेदभाव का क्या प्रभाव होता है, समाज में असमानता पैदा हो जाती है दोस्तों। क्या पैदा हो जाती है, असमानता, इंडिफरेंसीज। ठीक है, लोगों के अवसरों पर असर डालता है, ये काफी असर डालता है। उसके बाद में समाज को व्यवस्थित करता है, लेकिन कई बार अन्याय भी बढ़ाता है। ठीक है ना, तो कई बार क्या हो जाता है, इनजस्टिस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है क्रांति कर देते हैं। सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष का कारण भी बनता है। ठीक है, फिर समाज के अंदर बदलाव आता है, फिर संघर्ष होता है, क्लैश होता है। इसलिए जो है सोसाइटी के अंदर अगर बहुत ज्यादा असमानताएं हैं, भेदभाव हैं, तो एक ना एक वक्त पे जो है लोग क्रांति करेंगे और अपने अधिकारों को छीनने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आगे देखिए दोस्त, आगे हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल के बारे में। सोशल कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भैया सोशल कंट्रोल क्या होता है। ठीक है ना, कंट्रोल आप लोग जानते हैं, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर जो है कंट्रोल बनाना, नियंत्रण बनाना। तो क्या बोलते हैं, सोशल कंट्रोल। देखिए किस प्रकार आपके माता पिता आप लोगों पे कंट्रोल करते हैं ना, कि भाई कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, ठीक है, अच्छी राह पर चले, अच्छे नैतिक मूल्य को अपनाएं, तो इस तरह से आप लोग पे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आप लोग को बुरे दोस्तों के बीच में जाने से रोकेंगे, गलत चीज खाने से रोकेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, समाज। तो फिर समाज भी जो है हम लोग पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम सामाजिक जो है नियंत्रण की परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा देखिए आप लोग ध्यान से। सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के आचरण को, व्यवहार को, गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ताकि वे समाज के नियमों को, मूल्यों को, परंपराओं का पालन करें और समाज में व्यवस्था, स्थिरता और एकता बनी रहे। ठीक है ना, हर प्रकार से आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है समाज, ताकि आप जो है समाज के अनुसार चल सके, समाज के बनाए गए नियमों को, कानूनों को आप रद्द ना करें, उसको तोड़े ना। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक नियंत्रण बोलते हैं। अगर सरल शब्दों में समझना है तो देखिए आप लोग ध्यान से, सामाजिक नियंत्रण समाज द्वारा व्यक्ति को नियमों में बांधने और अनुशासित करने की प्रक्रिया है। समाज में कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको सबको फॉलो करना है, ताकि समाज एक अच्छी तरीके से जो है आगे बढ़ सके बिना किसी रुकावट के। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण की क्या विशेषताएं होती है दोस्तों, देखिए आप लोग, व्यवस्थित करने वाली शक्ति होती है। यह समाज को अव्यवस्था से बचाकर संगठित करती है कि भाई कई समाज जो है अव्यवस्था की तरफ ना चला जाए। ठीक है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पर प्रभाव पड़ता है। यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समूह को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। इसलिए जो है इसके अंदर अनुशासन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, अनुशासन। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप, व्यक्ति को अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि पुरस्कार मिलता है, और बुरे कार्यों से रोकने के लिए क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। ठीक है ना, हाँ, दोनों चीज इसके अंदर पाई जाती है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं पर अगर आपने कोई बुरा काम कर दिया, बुरा आचरण कर दिया, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्थिरता और अनुशासन। ठीक है ना, ये स्टेबल है और इसके अंदर क्या बनाया जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। जैसे कि यह समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखता है। नियम, कायदे, कानून किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि समाज के अंदर क्या बना रहे, पीस बना रहे, सब अच्छी तरह से जी सके, अपना विकास कर सके। उसके बाद में सार्वभौमिकता, हर समाज में सामाजिक नियंत्रण किसी न किसी रूप में पाया जाता है। कोई सा भी सोसाइटी हो, चाहे यूरोपियन सोसाइटी हो, चाहे अमेरिकन सोसाइटी हो, हर सोसाइटी के अंदर कुछ नियम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो समाज को क्या किया जाएगा, समाज जो है कंट्रोल करता है।
सामाजिक नियंत्रण के साधन, एजेंसीज मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, समाज कैसे कंट्रोल करता है, कौन कौन से उसके साधन होते हैं, उसको जो है हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, समाज का पहला साधन जिससे जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो है आपका परिवार। ठीक है, परिवार के माध्यम से जो है कंट्रोल इंसानों को किया जाता है, क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है। तो परिवार के अंदर अपने कुछ नियम होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है ना, एक क्या है दोस्तों, ये परिवार है, मान लीजिए ये परिवार है, इसके अंदर बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो परिवार में कुछ नियम बनाए गए कि भैया शाम को सुबह सब उठेंगे जल्दी, पुरुष काम पे चले जाएंगे, महिलाएं जो घर का खाना बनाएंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, बच्चे हैं वो टाइम पे स्कूल जाएंगे, टाइम से स्कूल से आएंगे, ठीक है, रात को सब सोएंगे, रात को खाना खाना है, ठीक है। तो इस तरह की जो है, फिर जो है पुरुष पैसा कमा के लाएगा, परिवार का जो है भरण पोषण किया जाएगा, उनकी स्कूल की फीस भरी जाएगी, ठीक है। पुरुष का काम ये है कि भैया वो बाहर कोई गलत आचरण ना करे, ठीक है ना, बच्चे कोई गलत संगत में ना अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो इस प्रकार से क्या बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं। तो सबसे पहले सामाजिक कंट्रोल, सामाजिक जो नियंत्रण स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो सबसे पहले होता है आपके परिवार से। कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, परिवार से सबसे पहले आपका जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में होता है धर्म, रिलीजन। रिलीजन भी जो है दोस्तों वो सामाजिक नियंत्रण बनाने का प्रयास करता है। कैसे बनाने का प्रयास करता है, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि अगर हम लोग इस्लाम धर्म की बात करें, किसकी बात करें, इस्लाम धर्म की। अगर इस्लाम धर्म के अंदर कोई इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई चीज करता है, या फिर कोई पुरुष या कोई महिला जो है दूसरे धर्म से शादी करती है, अगर आप लोग को एग्जाम्पल बताओ, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है रिलीजियन जो है लोगों पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है, अपने लोगों पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखिए ध्यान से, ये है कि सैफ अली खान का आप लोगों ने नाम सुना है, ठीक है, बहुत बड़े एक्टर हैं सैफ अली खान। उसके बाद में जो है आप लोगों ने करीना कपूर का नाम सुना हुआ है, करीना कपूर का नाम सुना हुआ है, ठीक है। ये दोनों ही जो है बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री हैं। तो सैफ अली खान और करीना कपूर ने क्या कर लिया दोस्तों, शादी कर ली थी, जबकि दोनों का जो धर्म है वो अलग है। सैफ अली खान जो मुसलमान है, ठीक है दोस्तों, और वहीं पर करीना कपूर, कपूर है चूंकि वो, तो वो क्या है दोस्तों, हिंदू है, ठीक है, हिंदू है, हिंदू है, ठीक है। तो हिंदू है कि सिख है, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन ये मुसलमान तो नहीं है। तो जब करीना कपूर और सैफ अली खान ने शादी करी थी ना, तो जितने भी मुसलमान, जितने भी उनके इस्लाम धर्म के अंदर जो उलेमा वगैरह होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े धर्म के ज्ञानी जो होते हैं, तो उन्होंने क्या जारी कर दिया था, उन्होंने फतवा जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया था, फतवा जारी कर दिया, ठीक है, फतवा जारी कर दिया। तो फतवा जारी क्यों किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये जो है धर्म के खिलाफ चीज हुई है, क्योंकि इस्लाम के अंदर होता है कि आप जो मुसलमान होते हो केवल अपने धर्म के अंदर ही शादी करते हैं, इन्होंने जो है रिलीजन के बाहर जाकर के शादी कर ली, तो उन्होंने क्या जारी कर दिया, फतवा जारी कर दी। तो इस तरह से जो है रिलीजन आप पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आप लोग, फिर उसके बाद में होता है आपका रीति रिवाज। रीति रिवाज के माध्यम से भी जो है कंट्रोल होता है। क्या होता है दोस्तों, रीति रिवाज के माध्यम से भी जो है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की वजह से, पब्लिक ओपिनियन, नैतिक मूल्य, ठीक है ना, ये नियंत्रण भावनात्मक और नैतिक दबाव के द्वारा होते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपको परिवार के अंदर क्या सिखाया जाता है कि भैया अच्छे से आचरण करना है, अच्छा इंसान बनना है, ठीक है ना, अपने धर्म को अपनाना है, अपने धर्म की अच्छी बातें मानना है। तो इस प्रकार से भी जो है ये नैतिक मूल्य होते हैं, बचपन से बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता है, ठीक है। तो वो मृत्यु तक जो है इस चीज को फॉलो करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट औपचारिक साधन। औपचारिक साधन में क्या क्या आता है दोस्तों, ये तो हो गया आपके अनौपचारिक, ये हो गया आपके अनौपचारिक। अब बात करेंगे औपचारिक के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग औपचारिक के बारे में। औपचारिक साधन कौन कौन से हैं जिससे जो है समाज पे नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहला है, ये नियंत्रण राज्य संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों से होता है, यानी कि संविधान के अंदर कुछ कानून बनाए गए हैं, जिन कानूनों की मदद से जो है समाज के ऊपर कंट्रोल बना के रखा जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका लॉ, कानून, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर जितने भी कानून है, या फिर आपका भारतीय न्याय संहिता हो गया, आईपीसी, आरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी, इन सब कानूनों के आधार पर जो है अगर कोई कानून को ब्रेक करता है तो उसको जो है पनिशमेंट दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। उसके बाद में एजुकेशन भी जो है हम लोग पे जो है
एक तरह से नियंत्रण बना के रखता है कि भाई हम एक सभ्य नागरिक बने, सभ्य नागरिक ना बन जाए। तो हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि भाई अच्छे नागरिक बनना है, पढ़ लिख करके अपने देश का नाम रोशन करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये बचपन से हम लोग के दिमाग में सब चीजें डाली जाती है जो कि बहुत अच्छी हैं। उसके बाद में पुलिस और न्यायालय, ठीक है, अगर कोई गलत काम करता है, कानून के खिलाफ जाकर काम करता है, तो पुलिस उसको पकड़ती है, एफआईआर करती है और ले जाकर के जो है आपका जो है ये देखिए जुडिशरी के पास प्रस्तुत करती है। फिर आप वहां पर जो है आप लोग पे केस चलता है, ठीक है। अगर आप लोग बेगुनाह होते तो आप लोग छूट जाते, अगर आप लोग गुनहगार होते तो आप लोग जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। तो इस तरह से जो ये हो गया आपका औपचारिक तरीका जिसपे जो है समाज नियंत्रण करके रखता है, ठीक है। ये नियंत्रण जो है कानूनी और आधिकारिक दंड या पुरस्कार से लागू होता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या है, सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है समाज का नियंत्रण, है भाई, क्यों जरूरी है। आप लोगों ने सोचा कभी कभी समाज का नियंत्रण आखिरकार क्यों जरूरी है। तो देखिए, समाज में अनुशासन और स्थिरता बनाए रखने के लिए अगर नियम नहीं होंगे ना, अगर दंड का लोगों के अंदर भय नहीं होगा ना, तो लोग बहुत गलत गलत काम करेंगे, ठीक है। फांसी हमारे न्याय के अंदर ये क्यों है, फांसी की सजा क्यों हमारे जो है जुडिशरी ने या फिर हमारे जितने भी कानून की किताबें, हमारे कानून के अंदर फांसी को क्यों रखा गया है? क्योंकि फांसी एक ऐसी चीज है जिसके डर से जो है कई सारे लोग गलत काम नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने कुछ गलत काम कर दिया तो हमारी जान चलेगी। क्योंकि इंसान को इस दुनिया में सबसे प्रिय चीज है वो अपनी जान है, कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो इसलिए फांसी को जोड़ा गया है कि अगर फांसी नहीं रहेगी या फिर दंड नहीं रहेगा तो दंड के डर में लोग गलत काम करना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, कई सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। असामाजिक गतिविधियों को रोकना, समाज के अंदर कुछ असामाजिक गतिविधियां ना हो जाएं, ठीक है ना, चोरी चकारी बलात्कार वगैरह ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए जो है सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है, औपचारिक अनौपचारिक। नैतिक मूल्यों को बनाए रखना, ठीक है भाई, हमारे हर समाज का एक नैतिक मूल्य होता है दोस्तों। समाज में एकता और सामंजस्य बढ़ाना, कि भाई समाज में जो है यूनिटी और कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो उसके लिए भी जो है सामाजिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करना, कि भाई सामाजिक परिवर्तन को जो है नियंत्रित किया जा सके। आगे देखिए, फिर आगे बात करेंगे परिस्थिति और स्टेटस क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। परिभाषा क्या होती है इसकी, परिस्थिति का अर्थ है समाज में किसी व्यक्ति का स्थान, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है सोसाइटी के अंदर, दर्जा, रैंक, जो उसे जन्म, शिक्षा, पेशा, लिंग, जाति या उपलब्धियों के आधार पर मिलता है, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो भाई परिस्थिति क्या होता है, समाज में व्यक्ति की सामाजिक पहचान क्या है, क्या उसको सम्मान की नजर से देखा जाता है या अपमान की नजर से देखा जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, परिस्थिति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। परिस्थिति कई प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। एक होता है एस्क्राइब स्टेटस, ठीक है। एक होता है आपका एस्क्राइब, यानी कि प्राप्त परिस्थिति जो जन्म से मिलती है व्यक्ति को, नियंत्रण से बाहर, नियंत्रण व्यक्ति के नियंत्रण